हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने मौलिक अधिकारों का जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं। और उससे पहले जो है हम लोगों ने जो भाग 1, भाग 2 यानी कि भाग 1 में संघराज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4 और भाग 2 में नागरिकता आर्टिकल 5 से 11 जो है वो डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं आज अपना मौलिक अधिकार, जो कि भाग 3 में है। आर्टिकल्स जो है इसमें 12 से 35 तक जो है वो हमें देखना है। तो हम बात करते हैं आज फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी प्रकृति कैसी है, किस देश से प्रभावित है और मतलब किस देश से यानी कि ग्रहण किए गए हैं, और इसमें कौन कौन से वाद जो हैं वो भी थोड़ा हमें ध्यान रखना है। और जो है कौन कौन से जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ इंडियंस को प्राप्त हैं, कौन से मतलब जो अदर कंट्री के जो नागरिक हैं यानी कि विदेशियों को प्राप्त हैं, वो हम देखेंगे। और उसके बाद जो है आर्टिकल 12 और 13 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो आर्टिकल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, भाग 3 और आर्टिकल्स हैं इसमें 12 से 35। सबसे पहले तो हमें यही ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी प्रकृति कैसी है, यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं वो किस प्रकार के हैं। तो ये इनकी प्रकृति नकारात्मक है, यानी कि ये वाद योग्य हैं। प्रकृति इनकी नकारात्मक है यानी कि जो राज्य की शक्ति है उसको ये कम कर देते हैं, यानी कि सीमित कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं जैसे कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है या फिर किसी भी तरीके से इनमें कोई भी मतलब कोई किसी तरीके से जो है इनका कोई छीनने की कोशिश करता है, तो हम क्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की मदद जो है वो फंडामेंटल राइट्स के लिए ले सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा पहले ये देखना है कि जो अधिकार हैं वही 2 भागों में डिवाइड हैं। अधिकारों में ही जो है वो मौलिक अधिकार हैं, और अधिकार ही जो एक तरीके के डीपीएसपी जो है वो भी अधिकारों का ही रूप है। वैसे देखें तो अधिकार 2 भागों में डिवाइड कर दिए। एक जो मौलिक अधिकार हैं वो तो प्राप्त अधिकार हैं, और जो डीपीएसपी हैं अपने यानी कि नीति निर्देशक तत्व हैं वो जो हैं वो भविष्य लक्ष्य हैं। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है। डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है जबकि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। ये थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जब हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। तो अधिकार हैं वही 2 भागों में डिवाइड हैं, एक तो फंडामेंटल राइट्स और दूसरे हैं डीपीएसपी यानी कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। यानी जो मौलिक अधिकार हैं वो प्राप्त अधिकार हैं। अगर उनका हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की मदद नहीं ले सकते हैं, और ये वाद योग्य नहीं है और ये भविष्य लक्ष्य हैं। थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों पर किस देश के संविधान का जो है वो प्रभाव दिखाई देता है। तो हमें अमेरिकी संविधान का प्रभाव जो है वो फंडामेंटल राइट्स पर दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं जो मौलिक अधिकार हैं, और कुछ मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, यानी कि इंडियंस को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29 और 30। और जबकि और मतलब हम जानते हैं कि जो अपने भारतीय संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं, जिसमें से 390 जो आर्टिकल्स हैं अपने संविधान के वो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। लेकिन 15, 16, 19, 29 और 30 जो आर्टिकल्स हैं वो ओनली इंडियंस को ही प्राप्त हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम लोगों ने ये तो जाना कि मौलिक अधिकार हैं ये नकारात्मक हैं, वाद योग्य हैं, यानी कि राज्य की शक्ति को सीमित कर देते हैं। ठीक है, और राज्य की शक्ति भी कम कर देते हैं, और अगर इनका हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की मदद भी ले सकते हैं। लेकिन क्या ये असीमित हैं? नहीं, ये असीमित नहीं है। ये असीमित नहीं है, ये असीमित नहीं है, क्योंकि इन पर युक्ति युक्त जो है ये प्रतिबंध लगाया जा सकता है। युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय आपात है, जैसा हम जानते हैं जो आपात उपबंध है वो हमारे भारतीय संविधान के भाग 18 में, और जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 352, 356, 360, इनमें जो राष्ट्रीय आपात है वो 352 में है, और जो राष्ट्रपति शासन है वो 356 में है, और जो वित्तीय आपात है वो 360 में है। तो इस तरीके से व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। तो हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपात में जो आर्टिकल 352 है
उसके समय जो फंडामेंटल राइट्स का निलंबन हो सकता है, लेकिन जो आर्टिकल 20 और 21 हैं इसमें दिए गए मौलिक अधिकारों पर ये लागू नहीं होता है। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपात के समय यानी कि आर्टिकल 352 के समय कौन से मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं हो सकता, तो आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन नहीं हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं उनके लिए एक विश्वेश्वर नाथ केस आया था 1959 में, और उसमें एक वेवर सिद्धांत दिया गया था। तो वेवर सिद्धांत को हम जानेंगे। वेवर सिद्धांत है क्या? तो वेवर सिद्धांत वो है यानी कि फंडामेंटल जो अपनी राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो प्राप्त किए जा सकते हैं, त्यागे नहीं जा सकते। ये हमें ध्यान रखना है। यानी फंडामेंटल राइट्स प्राप्त किए जा सकते हैं, त्यागे नहीं जा सकते। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि वैसे हम देखें तो ये हमें जीवन का अधिकार देते हैं, ठीक है, जीवन से रक्षा का अधिकार देते हैं, ठीक है। और भी जैसे है ना अपने विधि शब्द में भी इन्होंने काफी सारा मतलब हम लोगों को व्यवस्था जो है वो दी हुई है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते, हमने कई जगह समानता, स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, ठीक है, और काफी तरीके की जो हमारे स्वतंत्रताएं हैं, जो अधिकार हैं वो हमें दिए हैं। बट हम ये नहीं कह सकते कि हमें मरने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट्स देते हैं, यानी कि हम इनका त्याग नहीं कर सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। यानी कि अगर हम सरल लैंग्वेज में समझें तो कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे को मतलब कोई एक पड़ोसी है, अगर वो परेशान कर रहा है तो वो मेरे को जीवन जीने का जो अधिकार है वो मेरे से छीन रहा है, या कोई इंसान किसी को परेशान करता है तो वो उस पर मतलब कंप्लेन कर सकता है कि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स का जो है वो हनन कर रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे को मरना है, मेरे को जीना ही नहीं है, तो ये जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका त्याग हम नहीं कर सकते। वो हमें ये अधिकार नहीं देते कि हम उनका त्याग कर दें। यानी कि किसी भी व्यक्ति को मरने से बचाया जा सकता है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हम त्याग नहीं कर सकते, उनको प्राप्त किया जा सकता है, त्यागा नहीं जा सकता। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आर्टिकल 12 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो आर्टिकल्स 12 है, आर्टिकल 12 में हम देखें तो आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है कि राज्य शब्द की जो परिभाषा है वो आर्टिकल 12 में दी गई है। तो राज्य शब्द में क्या क्या आता है वो हमें ध्यान रखना है। तो राज्य शब्द में जो है वो संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ये तीनों सरकारें जो हैं वो सम्मिलित हैं। तो संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार जो है, इसमें जो ये क्या राज्य शब्द मतलब किस तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि आर्टिकल 12 में ये कहा गया है कि राज्य शब्द, राज्य किसको मानेंगे आप, जिसमें संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार तीनों आई, उसी को हम राज्य कहेंगे। लेकिन एक जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विस्तार से मतलब एक केस में बताया गया कि हम राज्य शब्द को या फिर परिभाषित किया गया था, वो था गुड़गांव ग्रामीण बैंक केस। यानी कि गुड़गांव ग्रामीण बैंक केस जो था उसमें कहा गया कि यदि संघ सरकार, राज्य या स्थानीय किसी भी प्रकार की सरकार की किसी संस्था का यदि 1% भी उसकी भागीदारी है या उससे अधिक है तो वही राज्य शब्द में आएगा। ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। यानी कि यदि किसी संस्था की 1% या उससे अधिक भागीदारी यदि सरकार से है, चाहे वो सरकार संघ सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार है, तो उसको राज्य शब्द में लिया जाएगा। यानी कि वही जो है राज्य शब्द में आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो आर्टिकल 12 वो अच्छे से समझ में आया होगा कि राज्य शब्द की परिभाषा को जो है स्पष्ट किया गया है आर्टिकल 12 में। और राज्य शब्द में क्या क्या आएगा, संघ सरकार, राज्य और स्थानीय सरकार, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस जो है उसमें जो विस्तार से बताया था कि गुड़गांव ग्रामीण बैंक केस है वो, और इसमें कहा कि यदि किसी संस्था का 1% या उससे अधिक भागीदारी है तो उसे राज्य माना जाएगा, चाहे वो मतलब उसकी भागीदारी चाहे संघ सरकार से हो, चाहे राज्य सरकार से हो, चाहे स्थानीय सरकार से हो। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 की।
तो जो अपना आर्टिकल 13 है उसमें हम देखेंगे जो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं वो अपरिवर्तनीय हैं और असंशोधनीय हैं और अक्षुण्ण हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो अपरिवर्तनीय, असंशोधनीय और अक्षुण्ण है, यानी कि इसमें जो है आर्टिकल 13 1, 2 और 3 में ऐसा कहा गया है। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। जो आर्टिकल 368 है उसमें ये व्यवस्था की गई है कि विशेष प्रक्रिया के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हम देखेंगे आर्टिकल 13 1, जिसमें हमने ये देखा कि जो आर्टिकल 13 1, 2 और 3 है इसमें ये कहा गया कि जो मौलिक अधिकार हैं यानी फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हम इसी को समझेंगे कि नहीं किया जा सकता तो इसका मतलब क्या रीजन है, और फिर हम जानेंगे जो आर्टिकल 13 4 है उसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि वो अवैध हैं। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 13 1 की। यदि संविधान के पूर्व की विधियां मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण या हनन करती हैं तो वहां तक अवैध हैं जहां तक अतिक्रमण करती हैं। यानी कि हम इसको सीधे और सरल, ये तो हुई अपनी बैरेट की लैंग्वेज, क्योंकि आजकल एग्जाम में बैरेट की ही लैंग्वेज पूछी जाती है, सरल जो लैंग्वेज है वो नहीं आती है। तो हमें थोड़ा सा बैरेट लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम में किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी ना हो। तो हम बात करते हैं जो आर्टिकल 13 1 है उसमें ये कहा गया कि यदि संविधान के पूर्व की जो विधियां, ये पूर्व शब्द हमें ध्यान रखना है कि विधियां मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण या हनन करती हैं तो वहां तक अवैध हैं जहां तक अतिक्रमण करती हैं, यानी कि वो वहां तक शून्य हैं। हमें ये ध्यान रखना, अवैध हैं यानी कि वो शून्य हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पूरा जो भाग है वो नहीं हटाया जाएगा, जिस भाग तक वो मतलब अवैध हैं वहां तक जो है वो निष्क्रिय हो जाएगा और आगे का भाग जो है वो सक्रिय रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें एक अपवाद भी है जो 13 1 है उसमें संविधान के पूर्व की जो विधि है वो अवैध नहीं है, यानी कि जो आच्छादन का जो सिद्धांत है, एक्लिप्स का जो सिद्धांत है वो मैडम भिकाजी बनाम जो मध्य प्रदेश का जो केस था 1987 का, उसमें जो है आच्छादन का सिद्धांत दिया गया था और उसमें कहा गया कि संविधान के पूर्व की विधि अवैध नहीं है। ये एक वाद ऐसा है जिसमें ये कहा गया संविधान के पूर्व की विधि अवैध नहीं है, यानी कि ये जो है 13 1 का जो अपवाद जो है वो कौन सा केस है, मैडम भिकाजी बनाम मध्य प्रदेश 1987 का केस, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो आर्टिकल 13 2। तो आर्टिकल जो 13 2 है उसमें हम ये जानेंगे कि न्यायिक पुनर्लोकन का जो आंशिक विभेदन का नियम, यानी कि इसको हम कह सकते हैं पार्शियल लॉ। तो कई बार एग्जाम में पार्शियल लॉ जो है वो पूछा जाता है कि पार्शियल लॉ क्या है या आंशिक विभेदन का नियम क्या है। तो हम जानेंगे कि जो आंशिक विभेदन का जो नियम है उसमें जो न्यायपालिका यानी कि न्यायालय के द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों को दो भागों में जो है वो उसने डिवाइड किया है, एक तो वैध भाग और एक अवैध भाग। अब जो न्यायालय है वो वैध भाग किसको कहता है और अवैध भाग किसको कहता है वो थोड़ा हम देखेंगे, उसके बाद हम आगे के जो आर्टिकल हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट का केशवानंद भारती केस जो 24 अप्रैल 1973 में जो आया था उसमें ये कहा गया था कि न्यायिक पुनर्लोकन के आंशिक विभेदन के नियम का प्रयोग करते हुए न्यायालय ने जो है वो 25वां जो संविधान संशोधन 1972 में हुआ था उसमें उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया था। ये 1972 में जो 25वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें इसने दो भागों में बांटा, एक तो वैध भाग और एक अवैध भाग। तो जो वैध भाग था उसमें उसने क्या डाला, तो वैध भाग में उसने बताया कि जो अनुच्छेद 31C है अपना जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 31C है उसमें ये कहा गया है यदि जो आर्टिकल 39B और 39C को लागू करने के लिए हम लोग जो है वो आर्टिकल 14, 19 और 31 का उल्लंघन जो है वो कर सकते हैं, यानी कि जो आर्टिकल 39B और C हैं उनको लागू करने के लिए आर्टिकल 14, 19 और 31 का उल्लंघन हो सकता है। यही जो है वैध भाग में जो
बताया गया है। अनुच्छेद 31C में यही लिखा हुआ है कि यदि आर्टिकल 39B और C को लागू करने के लिए आर्टिकल 14, 19 और 31 का उल्लंघन हो सकता है। और जो अवैध भाग है उसमें क्या बताया गया है कि जो न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति है उसको सीमित करना अवैध है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो न्यायिक पुनर्लोकन जैसा हम सब जानते हैं कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के जो कार्यों का जो पुनर्समीक्षा जो करने का अधिकार है वही न्यायिक पुनर्लोकन है। तो न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति को सीमित करना जो है वो अवैध है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अपने आर्टिकल्स पे आते हैं कि आर्टिकल 13(3). तो आर्टिकल जो 13(3) है उस पर देखेंगे तो आर्टिकल जो 13(3) है ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसको हमें बहुत ध्यान से देखना है। और इसमें से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाने की काफी संभावना रहती है कि, और कई बार क्वेश्चन इसमें से बने भी हैं और आगे भी एक्सेप्ट करते हैं, आगे भी हम सोचते हैं कि भाई हाँ चलो एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि विधि शब्द में कौन कौन से शब्द जो हैं वो भारतीय संविधान में जो है अपना आर्टिकल 13(3) उसमें डाले गए हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जो बैरेट की लैंग्वेज है वही वर्ड जो है वो मैं आपको बताऊं। तो हम इसमें विधि शब्द में 7 शब्द हैं जो कि अपने परिभाषित किए गए हैं या उनको डाला गया है कि विधि शब्द में ये शब्द आते हैं। यदि मौलिक अधिकारों का ये जो है वो हनन करती हैं तो वहां तक ये शून्य है जहां तक मौलिक अधिकारों का हनन या अतिक्रमण करती हैं। तो कौन कौन से शब्द हैं विधि शब्द में? एक तो है अध्यादेश, एक है आदेश, एक है अधिसूचना, उपनियम, विनियम, रूढ़ि या प्रथा और नियम। हमें ये सब ध्यान से देखने हैं। दोबारा हम रिपीट करते हैं, अध्यादेश, आदेश, अधिसूचना, उपनियम, विनियम, रूढ़ि या प्रथा और नियम, ये 7 शब्द हैं, इनको ध्यान रखना है। इस और क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कौन सा शब्द विधि शब्द में नहीं आता या कौन सा शब्द विधि शब्द में आता है। ओके, तो आज हम अपना ये जो टॉपिक है यहीं पर एंड करते हैं और आगे जो है हम आर्टिकल और थोड़ा ये रह गया अपना जो आर्टिकल 13(4) है उसमें यही कहा गया था, हमने पीछे भी जो डिस्कस किया है कि जो न्यायिक 13(4) में यही कहा गया कि जो अवैध भाग है, वैध भाग में तो ये आगे जो अवैध भाग है वो न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति को सीमित करता है। तो वैध और अवैध भाग जो बताए थे वही जो आर्टिकल 13(4) में यही डाला गया है कि जो केशवानंद भारती केस है उसमें यही कहा गया कि न्यायिक पुनर्लोकन के आंशिक वेदन के जो नियम का प्रयोग करते हुए उसने 2 भागों में बांटा था, जिसमें वैध में तो उसने बता दिया कि आर्टिकल 13(1), 2 और 3 हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। और 13(4) में ये कहा अगर न्यायिक पुनर्लोकन का जो नियम है वो यदि सही है, एक तरीके से हम कह सकते हैं यदि इसके अनुसार जो मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत जो है वो संशोधन किया जा सकता है। इसमें तो कहते हैं कि ये अपरिवर्तनीय है, लेकिन जो 13(4) है उसमें ये कहा गया है कि मौलिक अधिकारों में जो अनुच्छेद अपना 368 है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है तो उसके तहत जो है वो संशोधन हो सकता है, हमें ये ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो अपने आर्टिकल हैं या मौलिक अधिकारों से रिलेटेड वो आगे की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स।